जो 5 मार्च 2022 को प्रथम प्री बोर्ड लिया गया था उसके पेपर को हल करते हैं। यह प्री बोर्ड है जो पाठ संख्या 1 व 2 व 3 से लिया गया। अपन पहले भी बता चुके हैं आपको कि इसके अंदर जो वार्षिक पैटर्न के आधार पर ये पेपर बनाया गया। इसमें 4 पार्ट होंगे, खंड ए, ब, स, द, ठीक है ना। खंड ए के अंदर फर्स्ट पर्सन होगा, उसमें 1 से 12 तो ऑब्जेक्टिव होंगे। पर्सन संख्या सेकंड के अंदर अभ्यासद आएंगे और प्रश्न संख्या 3 के अंदर अति लघु उत्तरार्ध होगा जिनका एक ही लाइन में आपको उत्तर देना, एक ही शब्द के अंदर, ठीक है। खंड ब के अंदर आएंगे जो 4 से 16 तक क्वेश्चन होंगे, जो 13 क्वेश्चन होंगे जिनका आपको 50 शब्द में देना है, और ये 4 क्वेश्चन होंगे दीर्घ उत्तरार्ध खंड 6 में जिनका आप 100 शब्द में, और द वाले 3 प्रश्न होंगे इनका आप 250 शब्द में उत्तर देना। अब सबसे पहले खंड ए के अंदर पहला क्वेश्चन है, अभ्यासद है, नम वायु में तांबे की बाहरी सतह की पर किस रंग की होती है। देखो अपन को आपको पहले बता चुके हैं, जैसे कॉपर होता है, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ये किस रंग की होती है, ये काले रंग की होती है। जब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया होती है तो क्या बनता है, कॉपर प्लस H2। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये एक तरह से अपचयन अभिक्रिया हो गई है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बाहर निकला, तो ये अब क्या हो जाती है, भूरी रंग की हो जाती है। लेकिन अगर क्यूप्रस ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, नम आद्र कार्बन डाइऑक्साइड से कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, ये किस रंग की होती है, हरे रंग की। तो इसमें अपन क्या बताएंगे कि ये किस रंग की, बाहरी परत सतह पर किस रंग की हो जाती है, हरे रंग की, जो एक तरह से कॉपर पर तांबे पर संक्षारण होता है, हरा रंग। धातु अम्ल से क्रिया का कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, जितने भी धातु होंगे चाहे मैग्नीशियम है, अम्ल से क्रिया करेगी, तो अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएंगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो उपचयन अभिक्रिया हो रही है। उपचयन अभिक्रिया में चाहे ऑक्सीजन जुड़े चाहे ऋण विद्युत जुड़े, ये हाइड्रोजन बाहर निकले। अब ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उपचयन। तो जितने भी अम्ल होंगे वो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकलेंगे और क्या बनाएंगे, लवण का निर्माण करेंगे, ठीक है। अगला है, लिटमस किस रंग का रंजक होता है। देखो लिटमस होता है न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय विलयन में होता है, उस वक्त किस रंग का होता है, बैंगनी, जो एक थैलाफोएटा वर्ग के लाइकेन से प्राप्त किया गया है। जब ये अम्लीय माध्यम में होगा तो नीले को लाल कर देता है, क्षारीय माध्यम में होगा तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। सबसे कम क्रियाशील धातु है, देखो अपनी क्रियाशीलता श्रेणी के अंदर सबसे पहले जैसे पोटेशियम होता है, फिर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन और कॉपर, मरकरी, लेड, फिर सिल्वर, गोल्ड। तो क्रियाशीलता में सबसे ऊपर जो धातुएं होंगी वो तो सबसे अधिक क्रियाशील होंगी ऊपर वाली, और नीचे वाली सबसे कम क्रियाशील धातुएं होंगी। तो इसके अंदर सबसे कम क्रियाशील तो गोल्ड हो गया और सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया, पोटेशियम। यश दय लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। देखो यश दय लेपन क्या होते हैं, जो लोहा है वह इस्पात होता है, उसको जंग से बचाने के लिए, संसारण से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, यश दय लेपन। क्या होगा, जस्ता। अम्लीय यौगिक है, जितने भी अधातु होती हैं अपने और सारणी में कितनी होती है, 11 अधातु होती है। 11 में जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन भी है। ये अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाती है ना, जो अधातु कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके किस प्रकार का बताते हैं, अधातु ऑक्साइड। तो ये अम्लीय होगा। अम्लीय क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो अधातु ऑक्साइड है अगर इनको अपन जल से क्रिया करा दे तो क्या किसका निर्माण हो जाता है, अम्ल का निर्माण हो जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, अधातु सल्फर होगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन सल्फर है, दोनों अधातु होती है। अब ये सल्फर अगर जल से क्रिया करके क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। तो अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया कराने पर किसका निर्माण हो जाता है, अम्ल का निर्माण हो जाता है। और धातुओं के ऑक्साइड है, जैसे धातुओं में मैग्नीशियम हो रहा है, धात्विक ऑक्साइड से अगर जल से क्रिया करा दे तो किसका निर्माण हो जाता है, सार का निर्माण हो जाता है। इसलिए हम हमेशा ये क्या कहेंगे कि धात्विक ऑक्साइड तो सारी होती हैं और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्योंकि उनको जल से क्रिया कराने पर अम्ल का निर्माण होता है। धात्विक ऑक्साइड को जल से क्रिया कराने पर किसका निर्माण होता है, सार का निर्माण होता है। कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है, कौन सी होंगी, लेड। किस धातु का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। देखो जो ये हीरा होता है ना, ये किसका होता है, कार्बन का अप्रूप होता है। और ये हीरा होता है प्रकृति में बहुत ही अधिक कठोर धातु होती है, इसका गलनांक क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है। इस कारण हीरा क्या होता है, गलनांक क्वथनांक उच्च होने के कारण इनका उपयोग ज़्यादातर हीरे में क्यों किस में किया जाता है, जैसे अपने जो खनिज तेल निकालते हैं, जो ड्रिल मशीनें होते हैं उनके जो आगे किसका हीरा को लगाया जाता है। तो हीरा लगाने से क्या होता है, तो ये हीरा अपने से कम कठोर धातुओं को आसानी से तोड़ देता है। कौन सी धातु संसारित नहीं होती है, देखो इसमें कौन सी आपको बताया, जो सबसे कम क्रियाशील धातु है, जैसे सिल्वर, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है। तो कम क्रियाशील धातुएं क्या होती है, संसारित सबसे कम होती है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा होगा, सबसे कम सोना हो गया। जठरस की पीएच होती है, देखो जठरस कैसे, जठर अमाशय की ग्रंथियों से स्रावित होता है, अमाशय ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले को जठरस कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा
तो इसकी पीएच अपन जानते हैं, अम्ल की पीएच, हाइड्रोक्लोरिक तो प्रबल अम्ल होता है, तो इसकी पीएच कितनी होंगी, 1 व 3 के मध्य होंगी, जैसे 1.2 है। बिना बुझा चूना, देखो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, बुझ हुए चूने की अभिक्रिया जल से कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कौन सा, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया कराने पर कौन सा चूना बनता है, बुझा हुआ चना। तो बिना बुझा चूना कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, लो ये देखो अपने अभी पढ़ा है कि सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम सोडियम, तो इसमें कौन सी है, सोडियम। तो ये सोडियम क्या होगी, सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति, जिप्सम का सूत्र, देखो कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर 2 जल के अणु आ जाए तो क्या होता है, ये जिप्सम। हमारे उदर में अम्ल होता है, उदर में अभी जठर ग्रंथि में कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक, तो कौन सा होगा, हाइड्रो। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, देखो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र कौन सा होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर अपने एक तो होता है बेकिंग सोडा, एक होता है व्यंजक चूर्ण, CaOCl2 बोल दो या COCl2, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग वाला जो व्यंजक चूर्ण वाला सूत्र है लिख देंगे, ठीक है। विद्युत का चालन होता है, देखो विद्युत का चालन कौन सा विलयन करता है, अगर अम्ल के अंदर जल मिला दे तो ये विलयन अम्लीय जलीय विलयन भी विद्युत का चालन करता है, या विद्युत अपघट्य विलयन भी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। सिल्वर का वियोजन की उपस्थिति में, देखो सिल्वर किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे सिल्वर क्लोराइड वह सिल्वर ब्रोमाइड अभिक्रिया, यानी ये प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर बनाएंगे और क्लोरीन ब्रोमीन गैसें बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की अभिक्रिया में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, सिल्वर क्लोराइड व ब्रोमाइड। धातु अम्ल के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का वियोजन नहीं करता है। अब आपको ऐसा धातु बताना है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर किसका वियोजन नहीं करता है, हाइड्रोजन का। देखो अपन ने अभी पढ़ा था, जितनी भी धातु होंगी वो सभी धातुओं की से अभिक्रिया करती है, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और लवण का होता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस को वियोजित करती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है सभी धातुओं में, उपचयन या ऑक्सीकरण भी बोल दो या उपचयन। लेकिन जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है ना, जैसे नाइट्रिक अम्ल क्या होगा, हाइड्रोजन धातु से क्रिया करके कौन सी गैस बना लेता है, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 गैस के रूप में बाहर निकलता है, अर्थात कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है, वो अपचयन। और इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वह जल के रूप में, जो नाइट्रिक अम्ल वाला हाइड्रोजन है जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो ये कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है, अपचयन, ठीक है ना। ये अपचयन अभिक्रिया दर्शाता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो उपचय की तरह कार्य करेगा, अपचयन सारी अभिक्रियाएं दर्शाएगा। लेकिन इसके अंदर एक मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है ना, इसके अगर HNO3 से कराएंगे तब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेंगी। अदरवाइज जितनी भी धातुओं के साथ HNO3 की अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस का वियोजन नहीं होता है, अर्थात वो कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाएंगे, अपचयन अभिक्रियाएं। अब अगला है वसायुक्त पदार्थों को, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो अपचयन अभिक्रिया अपन पढ़ ही चुके हैं, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवा दी तो क्या बना, कॉपर प्लस H2। अब इसके अंदर देखो अपन अपचयन को कैसे भी बोल सकते हो, या तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है ना, या ऑक्सीजन का बाहर निकलना। जैसे कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल गया और कॉपर बन गया, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया, और हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन अभिक्रिया। तो कॉपर कौन सी अभिक्रिया दर्शा रहा है, अपचयन अभिक्रिया। वसायुक्त पदार्थों को विकृत गंधीयता से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, देखो वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं ना वो क्या करेंगे, उसमें अगर ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन से कौन सी अभिक्रिया दर्शा लेते हैं, वो उपचयन अभिक्रिया। जितनी उपचयन अभिक्रिया मतलब जो वसायुक्त वसा होगी वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयन अभिक्रिया दर्शा लेती है और विषैला पदार्थ बना लेती है। इसलिए उनको बचाने के लिए उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है ना, ताकि वो उसे अभिक्रिया वसा से न करे। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक क्यों होता है, देखो अम्ल होता है ना, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक क्यों होता है, क्योंकि अम्ल होता है, अम्ल को अगर हम जल में घोलते हैं, जैसे अम्ल होता है HCl है, HCl को अगर जल में घोलते हैं तो एक अम्ल अपने आयनों में वियोजित हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। H+ इसके साथ जल से जुड़कर क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। तो इस प्रकार से अम्ल जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, अर्थात H+ आयनों को वियोजित कर देता है हाइड्रोनियम आयन बनाने के कारण। एक मिश्र धातु का उदाहरण दिए, देखो अपन जानते हैं कि प्रकृति में कितनी होती है मिश्र धातुएं, जैसे 3 मिश्र धातु, एक तो पीतल है, कांसा है, ठीक है ना,
एक सोल्डर। आपको तीनों का पता होना चाहिए। पहली बात, मिश्र धातु कहते हैं किसे? एक धातु अन्य धातु या उप धातु से मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाती है। उस समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे पीतल है, पीतल किसे बनेगी? कॉपर जिंक से, ठीक है ना। और कांसा किसे बनेगा? कॉपर व टीन से, ठीक है ना। और ये सोल्डर टीन व लेड से। तो आपको इन तीनों मिश्र धातुओं अपने सिलेबस में इन तीनों का पता होना चाहिए, कौन सी मिश्र धातु किन किन धातुओं से मिलकर बनी है। मिश्र धातु एक तरह से क्या है? समांगी मिश्रण है। अम्लीय ऑक्साइड जो अम्ल वर्षा के लिए उतर जाए। देखो आपको पता है कि जितने भी अधातु होंगी वो सारी अधातु के ऑक्साइड होंगे, उनको उन ऑक्साइडों क्या बोलते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। ये अम्लीय ऑक्साइड क्या करते हैं? ये जल से अभिक्रिया करके ये क्या बना लेता है? CO2। जल से बरसात के समय जो अधातु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो जल की बूंदों के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है? कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। ये जल से अभिक्रिया करके किसका बना लेती है? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। तो जितनी अधातुएं होंगी के ऑक्साइड होंगी वो जल से क्रिया करके किनका निर्माण करते हैं? अम्लों का निर्माण। तो जितनी अधातुओं के ऑक्साइड होंगे, 11 अधातुएं, उनके जितने भी ऑक्साइड हैं वो कैसे हैं? सारे अम्लीय ऑक्साइड है। एक उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बताइए। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा का? जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को कौन से ऑक्साइड बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। अर्थात इनको अगर अम्ल से क्रिया करवाते हैं या क्षार से क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, या क्षार से क्रिया कराते हैं, तब क्या बनाते हैं? अम्ल से क्रिया कराने पर भी ये लवण बनाते हैं और जल के अणु को बाहर निकलता है। क्षार से क्रिया कराते हैं तो भी लवण बनाते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, ठीक है ना। तो जल बनेगा। इस प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कराने पर ही दोनों के गुण ही दर्शाते। अगला है नींबू में कौन सा? नींबू में कौन सा होता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है ना। एक अम्लगम का उदाहरण। अम्लगम क्या होता है? अम्लगम एक मिश्र धातु है। जैसे अपने कहा मरकरी जानते हैं, एक धातु होती है जो किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। मरकरी किसी अन्य धातु के साथ मिलकर अगर मिश्र धातु बनाती है, तो अगर मिश्र धातु बनाती है उसको क्या बोलते हैं? अम्लगम बोलते हैं। जैसे मरकरी होती है सोडियम धातु के साथ मिलकर जो मिश्र धातु बना रही है। मिश्र धातु क्या होगी? एक धातु अन्य धातु के साथ मिलकर एक समांगी मिश्रण को तो बोल रहे हैं ना मिश्र धातु। तो मरकरी अगर किसी दूसरी धातु से जुड़ेगी तो इस मरकरी और उस धातु के जो मिश्रण को क्या बोलते हैं? अम्लगम बोलते हैं। अर्थात इस मिश्र धातु के कौन सी मिश्र धातु बोलते हैं? अम्लगम। अग्निशामक में किस यौगिक का किया जाता है? जैसे अपने आपको पढ़ा है कि अग्निशामक यंत्रों में किस यौगिक का, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। अगर अग्निशामक में उपयोग किया जाता है, कैसे? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को अगर आग लगे उसमें डालते हैं तो ये उष्मा प्राप्त करके किसमें? सोडियम कार्बोनेट जल व CO2 के अंदर टूट जाता है। और CO2 अपन जानते हैं आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो इस प्रकार से जो बेकिंग सोडा है उसको किस में काम में लिया जाता है? अग्निशामक यंत्रों के अंदर या यौगिकों में उपयोग किया जाता है। सीसा व टीन की मिश्र धातु, अभी आपको बताया सीसा व टीन की। सीसा टीन कौन सी होती थी? ये अभी पढ़ा है, सोल्डर, ठीक है ना। अगला कांसा पित्तल किन मिश्र धातुओं? कांसा पित्तल कॉपर जिंक और कांसा कॉपर टीन से। श्वसन अभिक्रिया। देखो अपन जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड व जल। और साथ में क्या बनाता है? ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में होती है? अपन जानते हैं हमेशा ATP के रूप में। ये कौन सी अभिक्रिया भी कौन सी होगी? है ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न करे और ऊष्मा उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है निस्तापन व वर्जन में अंतर। देखो निस्तापन क्या होगा? निस्तापन का मतलब होता है वर्जन मतलब वायु की उपस्थिति में। अगर धात्विक सल्फाइड एस्क, जैसे जिंक सल्फाइड, धात्विक सल्फाइड एस्कों को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है ना, तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होगा और कौन सी गैस बाहर निकलेंगी? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से अगर अपन धात्विक सल्फाइड एस्को को वायु की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वर्जन। और निस्तापन धात्विक कार्बोनेट एस्कों को
वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये किस में बनते हैं, धात्विक ऑक्साइड में। कहने का मतलब है निस्तापन भर्जन में उत्पाद तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा, लेकिन भर्जन में तो सल्फाइड व कार्बोनेट प्रकार की अशुद्धियाँ होंगी एसिड में, तो उनको दूर करने के लिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे और इसमें पहले से कार्बोनेट होंगे अर्थात उसमें ऑक्सीजन पहले से होगा, तो इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे जिससे धात्विक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे। अब अंतर करें तो एक तो यह अभिक्रिया होगी, दूसरा इसमें सल्फाइड प्रकार की होती भर्जन में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, सल्फाइड, और निस्तापन में कार्बोनेट प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। भर्जन से कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस अशुद्धियाँ के रूप में, निस्तापन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायु की भर्जन होगा, उपस्थिति में होगा ये वायु की अनुपस्थिति में, इस हिसाब से अंतर भी अपन लिख सकते हैं। अगला मैग्नीशियम क्लोराइड की आयनिक संरचना। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड अपन पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, तो अपन जैसे उसके बाह्यतम कक्षा में 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 3s2, तीसरी कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जबकि भरे कितने जाने चाहिए 8, 6 कम है तो इसके पास लेना संभव नहीं है, तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो जैसे इसके दोनों बाह्यतम अपन जो आयनिक संरचना बनाएंगे उसमें सिर्फ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को ही लिखना है। क्लोरीन के 17 है, ठीक है ना, तो इसी तरह क्लोरीन का 3p5, ठीक है ना, 17 हो गए ना, 6 2 8 2 10 12 5 17, तो इसके पास होने बाह्यतम कोश कितने चाहिए, तीसरी कक्षा में 8 चाहिए, एक की कमी है, 2 क्लोरीन है, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो क्लोरीन के अपन 7 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दर्शा देंगे, एक ये 7 हो गया। दूसरा क्लोरीन को भी अपन इसे क्रॉस के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को दर्शा देंगे। फिर ये मैग्नीशियम एक इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है, एक ये इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो आगे इस हिसाब से मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, त्यागने वाले के पास जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने प्लस आ जाते हैं, और 2 क्लोरीन है, ठीक है ना, क्लोरीन 2 है, तो इन पर माइनस का मतलब 2 को क्लोरीन से 2 हुआ, और प्रत्येक के पास माइनस का 1 है, तो ठीक है, इसीलिए दोनों क्लोरीन के पास माइनस का 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम आयनिक संरचना की बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है थर्मिट अभिक्रिया की समीकरण सहित समझाइए। देखो थर्मिट अभिक्रिया क्या होंगी कि थर्मिट अभिक्रिया एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया अपन एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता अधिक क्रियाशील है किसे, आयरन से, तो इसको विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर कौन आ जाता है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और आयरन बाहर निकल जाता है और एक उष्मा भी बाहर निकलती है। एक तरह से ये जो थर्मिट अभिक्रिया है उष्मा सेपी अभिक्रिया भी है। उष्मा सेपी का मतलब इसमें उष्मा काफ़ी मात्रा में बाहर निकलती है, तो थर्मिट अभिक्रिया विस्थापन है, इसका उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है, जैसे जो रेल पटरियाँ होती है उसमें जो जोड़ होते हैं, उन जोड़ों को बनने के लिए इसके अंदर आयरन ऑक्साइड का पाउडर डालते हैं, उसमें थोड़ी सी मात्रा में एल्यूमिनियम को भी डाल दिया जाता है और अधिक उष्मा के साथ गर्म करते हैं, तो इसमें उष्मा भी बाहर निकलती है, जिसके साथ ही जो आयरन ऑक्साइड से जो के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और आयरन अलग हो जाता है। जो इसमें रेल की पटरियों के जो रिक्त स्थान है, जो स्पेस है, वहाँ पर जॉइंट के अंदर जोड़ने के लिए इसको थर्मिट अभिक्रिया को काम में लेते हैं। धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया, देखो अपन धातुओं के अम्ल के साथ, जैसे कोई भी धातु है, जैसे जिंक है, उसके अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक क्लोराइड एक लवण बनेगा और कौन सी भी गैस बाहर निकलेंगी, हाइड्रोजन। तो ये अभिक्रिया देखो धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से लवण व हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, लेकिन धातुएं ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, मतलब उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है ना, उपचयन है। उपचयन के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना एक ही चीज़ है, तो इसका कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। अगला अपरूप किसे कहते हैं, जैसे ऐसे तत्व है जो जिसके एक से अधिक रूप उपस्थित हो, ऐसे तत्व है जिनके एक से अधिक रूप उपस्थित हो, उनको क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। जैसे अपने अपरूप के अंदर कार्बन है, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट व फुलरीन, ठीक है ना, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट व फुलरीन, ठीक है। तो कार्बन वे तत्व जिनके एक से अधिक रूप उपस्थित हो और प्रत्येक रूप को क्या बोलते हैं, अपरूप। जैसे कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। अपन जानते हैं हीरा प्रकृति का सबसे अधिक कठोर धातु होती है, अर्थात जिसका गलना खतरा सबसे अधिक उच्च होता है। बेकिंग सोडा के निर्माण की समीकरण, देखो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा अपन अभी पढ़ रहे हैं, जो खाने का सोडा होता है उसके निर्माण का मतलब उसमें सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है, ठीक है, जल है व कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी सबकी अभिक्रिया कराने से क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसके निर्माण हो गया। और इसके 2 उपयोग, देखो उपयोग में क्या होगा, बेकिंग सोडा होता है
इसका उपयोग में एक तो होता है अपने ब्रेड बनाने के लिए। ब्रेड स्पंजी टाइप की होती है। स्पंज कैसे, जैसे जो ब्रेड बनाई जाती है, जो आटा होता है उसके अंदर क्या किसको मिक्स कर दिया जाता है, बेकिंग सोडे को। बेकिंग सोडा समय के साथ क्या करता है, इसमें कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अपन थोड़ी देर पहले पढ़े थे बेकिंग सोडे से, जैसे देखो ये है बेकिंग सोडे से कौन सी गैस बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेंगी वहाँ पर थोड़े थोड़े स्पेस अर्थात रिक्त स्थान बन जाते हैं, जिसके कारण जो ब्रेड की होती है, अगर जैसे आटे की रोटियां बनाकर थोड़ी देर के लिए रख दे बेकिंग सोडा मिलाकर, तो क्या होते हैं, स्पंजी हो जाता है। स्पंजी होने का मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहाँ जहाँ से बाहर निकलती है वहाँ पर रिक्त स्थान बन जाते हैं, और रिक्त स्थान से क्या हो जाती है, वो स्पंजी हो जाती है। एक इसका उपयोग किया जाता है एंटी एसिड के रूप में। एंटी एसिड के रूप में, क्योंकि एक क्षार की तरह व्यवहार करता है। और एक किस में किया जाता है, अग्निशामक में। अग्निशामक में है भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर अग्निशामक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें अग्निशामक जहाँ आग लगे वहाँ पर डाला जाता है, तो क्या कौन सी गैस बाहर निकलती है, उसमें ग्रहण करके कौन सी गैस को बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग बुझाने के रूप में काम में ली जाती है। ठीक, दंत से का क्या कारण है, जो अपने मुख की पीएच होती है कितनी होती है, दंत से अपने मुंह की पीच 5.5 से कम होने पर किसका दंत से प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि मुंह के अंदर, अपने मुंह के अंदर जो दांत होंगे उनकी जो इनेमल होता है, इनेमल में दांत की बाहरी परत होती है ना, वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। कैल्शियम फास्फेट प्रकृति में सबसे कठोर धातु होती है, ठीक है ना। अपने शरीर के सबसे कठोर धातु भी किसको बोलते हैं, दांतों की इनेमल अर्थात कैल्शियम फास्फेट को। ये जल से किसी से घुलती नहीं है। लेकिन अगर मुंह की पीच 5.5 से कम होना शुरू हो जाती है, तो अपने जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन के कोई छोटे मोटे कण होते हैं, वो कहाँ पर, दांतों के बीच के स्पेस स्थान में फंस जाते हैं। तो वहाँ पर बैक्टीरिया फंजाई का निर्माण होने लग जाता है, और वो धीरे धीरे किसका श्रावण करते हैं, अम्लों का। जो भोजन का किण्वन करके एक तरह से भोजन को उपयोग में लेकर किसका श्रावण करते हैं, अम्ल का। तो अम्ल की वैसे पीएच मुख अम्लीय होता है, पीएच 5 से कम होने लग जाते हैं, और उस स्थान पर अम्ल वो जो फंफूद इनके द्वारा अम्ल का श्रावण करने से उस स्थान पर पीएच काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और अधिक पीएच कम हो गई, जिसके कारण उस स्थान के दांतों का उस स्थान पर से क्षरण प्रारंभ हो जाता था, दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। पीएच अम्लीयता और अधिक होने के कारण उस स्थान पर दांतों का से प्रारंभ हो जाता है। संक्षारण किसे कहते हैं, देखो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो संक्षारी उनका क्षण या उसका संक्षारण प्रारंभ होने लग जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण। कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो इसको संक्षारण प्रारंभ होता है। जैसे तांबा होता है, तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो हरे रंग की होती है, एक तरह से क्या है, संक्षारण। लोहा होता है, लोहा आर्द्र वाष्प का मतलब आर्द्र वाष्प जल वह ऑक्सीजन से क्रिया करके भूरे रंग के पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो भी एक क्या है, जंग है। जो सिल्वर होती है, चांदी, वो सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेती है, तो वो एक काले रंग की परत का निर्माण कर लेती है, तो वो भी एक क्या है, जंग है, अर्थात संक्षारण हो रहा है। चांदी का संक्षारण हो रहा है सिल्वर सल्फाइड के रूप में, लोहे का क्षरण हो रहा है आयरन ऑक्साइड जल व क्रिया करके एपिटोतेरित जल के जुड़ के साथ में क्या हो रहा है, इसका भूरे रंग की यौगिक बना रहा है, जिसके कारण लोहे का क्या हो रहा है, संक्षारण। और तांबा होता है, कॉपर होता है, वो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना रहा है, जो हरे रंग की परत बन रही है कॉपर के ऊपर, वो भी क्या है, कॉपर का संक्षारण है। तो ये 3 उदाहरण अपन अलग अलग क्रम संख्या 1, 2, 3 लगाकर इनको लिख देंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बताता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का कुल द्रव्यमान क्या होता है, समान रहता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में समान बना रहता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का। न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, नहीं नष्ट होता है एक अभिक्रिया में। जैसे कोई सी भी अभिक्रिया ले सकते हो, जैसे अपने जैसे श्वसन की अभिक्रिया पढ़ी थी, श्वसन की अभिक्रिया है, या जो नाइट्रिक अम्ल की है, ठीक है ना। तो जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी उसमें अभिकारक उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या बना रहता है, समान रहता है। अर्थात अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, जैसे ये अभिक्रिया है ग्लूकोज, इस अभिक्रिया के अंदर जितने कार्बन है इधर भी उतने कार्बन है, जितने हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन, जितने ऑक्सीजन है उतने अधिक ऑक्सीजन है। अर्थात इनका द्रव्यमान निकालोगे, जितना योग होगा अभिकारकों के उत्पादों का जितना द्रव्यमान का योग होगा, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर। देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया के अंदर तो होता है जैसे दो या दो से अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, उसको अभिक्रिया क्या बोलते हैं, संयोजन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है,
ठीक है ना, जो क्या होता है बिना बुझा चूना होता है, जो जैसे विक्रिया करके कैल्शियम क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो ये कौन सा बनाता है, बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना जल से विक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण कर लेता है। अब एक चीज़ को और ध्यान रखना आपको, ये जो बुझा हुआ चूना होगा ना, जैसे ये क्या होता है, अपने जो सफ़ेदी होता है अपनी दीवारों पर जो करते हैं ना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं उसको जल में घोलते हैं, उसमें बाहर निकलती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसको अपनी दीवारों पर सफ़ेदी रूप में काम लेते हैं। 5-10 दिन बाद में अपनी दीवारों में चमक अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट व जल का निर्माण कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक तरह से चूना है, संगमरमर है, ठीक है ना, संगमरमर है, क्या है, कैल्शियम है कार्बोनेट। इसकी वजह से अपनी दीवारों में क्या आ जाती है, चमक। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीवारों में पुताई करने के बाद में 2-3 दिन बाद में उसमें चमक क्यों आ जाती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक संगमरमर है, जिसकी वजह से अपनी दीवार में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, ठीक है। अब वियोजन विक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको वियोजन विक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड व CO2 में परिवर्तित हो जाता है, तो एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन विक्रिया, ठीक है। पीतल व तांबे के पात्रों को दही व खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखते हैं, देखो दही व खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल पीतल व तांबे से क्रिया करके विषैला पदार्थ बना लेता है, इसलिए उसको इन दही व खट्टे पदार्थों को पीतल व तांबे में पात्रों में नहीं रखते। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, देखो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे वाली धातुएं होंगी वो सबसे कम क्रियाशील होगी, ठीक है ना, वो सबसे ऊपर वाली अधिक क्रियाशील होंगी। तो जैसे सोना चांदी प्लेटिन वो सबसे नीचे आती है सक्रियता श्रेणी में, तो ये सबसे कम क्रियाशील होती है। जो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सबसे नीचे आएंगी वो सबसे कम क्रियाशील होती है। तो इस कारण अपन ये कहते हैं कि सोना चांदी प्लेटिनम सबसे कम विक्रियाशील धातुएं हैं, तो इसका संक्षारण नहीं होता है, इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। जल को सार में मिलाने पर यह एच आयनों का निर्माण नहीं करता है। अपन जानते हैं कि अगर जल होता है, ठीक है ना, जल होता है, जल जैसे सार होता है, सार में अगर अपन जल मिलाते हैं, ठीक है ना, तो ये सार Na+ व O- आयनों में तो वियोजित होता है, लेकिन जल का वियोजन नहीं होता, अर्थात सार में मिलाने पर जल का वियोजन नहीं होता है। अगला है दीर्घ उत्तरे 100 शब्द में उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के हो गए। देखो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि जलीय विलयन अवस्था में विद्युत के चालक। देखो आयनिक यौगिक होंगे वो ठोस अवस्था में, इनमें कौन सा होता है, स्तर विद्युत आकर्षण बल। जैसे NaCl क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है, ठीक है ना, इनके बीच में आकर्षण बल बनता है माइनस, व सोडियम पर प्लस होगा और क्लोरीन पर क्या होगा, माइनस। तो इनमें स्तर विद्युत आकर्षण बल बना रहता है, जिसके कारण ये ठोस अवस्था में आपस में जुड़े रहते हैं। जब इनको जलीय विलयन में घोला जाता है, किसी जलीय विलयन में, तो ये इनका स्तर विद्युत आकर्षण बल उष्मा को ग्रहण करके आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। Na+ और Cl- में क्या हो जाते हैं, ये वियोजित हो जाते हैं और विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, जिसके कारण विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अपन अगर किसी सेल में विद्युत अपघट्य जो आयनिक यौगिक का विलयन लेकर अगर उसमें डालते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, तो आयनिक यौगिक के जो आयन होंगे वो विपरीत आवेश से इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करते हैं, जिसके कारण विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। क्लोरोसार अभिक्रिया, देखो क्लोरोसार अभिक्रिया के अंदर जैसे अपन ये क्लोरोसार अभिक्रिया, एक पात्र लेंगे, उसके अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक पर कैथोड एक पर एनोड होगा। जो कैथोड वाला उस पर कौन सा आवेश होता, माइनस का, एनोड पर कौन सा आवेश होगा, प्लस का। अब इसके अंदर क्लोरोसार अभिक्रिया है कि नमक के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है ना, किसका निर्माण होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस बाहर निकलेंगी। देखो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, Na+ हो गए, ठीक है ना, Na+ किधर जाएंगे, Na+ जाएंगे कैथोड के ऊपर, ठीक है ना, और साथ में H+ आयन भी किस ओर जाएंगे, कैथोड पर। Na+ तो धातु होंगे, इसके साथ चिपक जाएंगे, और H+ किस जाएंगे, कैथोड पर। H+ क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे हाइड्रोजन गैस के रूप में, गैसें होती हैं H2 बाहर निकल जाएंगी, और क्लोरीन क्या होंगे, इस पर ऋणावेश होता है, तो ये किस पर जाएंगे, एनोड पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो सोडियम जो नमक के जलीय में विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, तो उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस बाहर निकलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोसार अभिक्रिया। इसको आपको डायग्राम के द्वारा ही समझाना है, ठीक है। अगला धात्विक ऑक्साइड से धातु निष्कर्षण से सचित्र समझाए। देखो धात्विक ऑक्साइड होता है, धात्विक ऑक्साइड से धातु निष्कर्षण। धात्विक ऑक्साइड अपन ने पढ़ जगह को, जो धात्विक
सल्फाइड एस के थे, सल्फाइड एस धातु सल्फाइड एस को जो निस्तापन हुआ वर्जन से किस में चेंज किया था, उनको सबको धात्विक ऑक्साइड में, जो वर्जन से धात्विक सल्फाइड एस के थे और निस्तापन में सल्फाइड धात्विक कार्बोनेट एस के थे, जिनको अपन वर्जन व निस्तापन के द्वारा धात्विक ऑक्साइड एस को के अंदर परिवर्तित किया था। अब धात्विक ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना है, तो इसके लिए कौन सी विधि काम में लेंगे, विद्युत अपघटनी विधि। अगर आपसे अलग क्वेश्चन पूछे कि विद्युत अपघटनी विधि को समझो, तो भी इसका आंसर यही है। या आपको ऐसे कह दे कि धात्विक ऑक्साइड से धातु निष्कर्षण बताओ, तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे, पात्र के अंदर एक कैथोड एक एनोड इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड के ऊपर तो क्या होगा माइनस, एनोड वाले पर प्लस, और धात्विक ऑक्साइड का विलयन इसके अंदर डालेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो धात्विक ऑक्साइड क्या किस में होता है, आयनों में विभाजित होगा, धातु ऑक्साइड आयनों में विभाजित हो जाएगा। जो धातु होंगी वो तो किस पर जाएंगे, विपरीत इलेक्ट्रोड, किस पर, कैथोड। तो धातु तो कैथोड पर जाकर निक्षेपित हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगे, और ऑक्साइड एस के हैं वो किस पर जाएंगे, एनोड पर, अर्थात विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आयन गति करते हैं। तो एनोड पर प्लस होता है, ये ऑक्साइड एनोड पर जाएंगे। तो और अशुद्धियाँ भी, जो भी अशुद्धियाँ अधातु अशुद्धियाँ होंगी वो किस पर चली जाएंगी, एनोड के ऊपर, और सारी अशुद्धियाँ एनोड पर जाकर एक तरह से एकत्रित हो जाएंगी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एनोड पंख। अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए कि एनोड पंख क्या है, तो विद्युत अपघटनी विधि के अंदर जो ऑक्साइड व सल्फाइड अशुद्धियाँ होती है, ठीक है ना, वो किस पर, एनोड पर जाकर एकत्रित हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, एनोड पंख भी बोलते हैं। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम निर्माण। देखो कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट का आधा अणु होता है, उसको अगर जल में मिला दिया जाता है तो ये 1.5 जल के अणु से क्रिया करके 373 केल्विन पर क्या बना लेता है, जिप्सम। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने जल के अणु होते हैं, 2 जल के अणु होते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है ना, जो पीओपी क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का आधा जल का अणु होता है, जो पीओपी होता है, जिसे अपने घरों के अंदर दीवारों या सीलिंग के अंदर काम में लेते हैं, जो पाउडर के रूप में आता है, वो तो क्या होता है, पीओपी, जिसके पास आधा जल का अणु होता है, ठीक है ना। अगर उसमें पानी में मिलाया जाता है और बाद में थोड़ी देर बाद में एक कठोर पदार्थ के रूप में होता है, पत्थर के समान कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिप्सम में बोलते हैं। इसका उपयोग टूटी हड्डियों में किया जाता है, घरों के अंदर डेकोरेशन या सजावट के रूप में भी उपयोग में किया जाता है, कोई वस्तुएं बनाने में। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से जब उत्पादों का निर्माण होता है तो उत्पाद के साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अपन थर्मेट अभिक्रिया को बोल सकते हैं ऊष्माक्षेपी, श्वसन अभिक्रिया को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं। श्वसन अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। जो आपको बताया था श्वसन अभिक्रिया क्या होती है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होंगे, ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करता है। ये कौन सी अभिक्रिया, श्वसन। तो इसमें क्या होंगे, जब अपने शरीर में आंत के अंदर भोजन का पाचन होगा, पाचन से आंत में क्या होते हैं, रसांकुर होते हैं, रसांकुर भोजन को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करके रसांकुर में रक्तवाहिनी होती है, जो भोजन को अवशोषित करके कहाँ पर छोड़ देते हैं, रक्त में छोड़ देते हैं। रक्त उस जो भोजन का अवशोषण करता है, भोजन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को कहाँ छोड़ देते हैं, रक्त में। वह रक्त उस ग्लूकोज को लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। बाद में फेफड़ों में से जो कुपिकाएँ होती है, कुपिकाओं में जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं, वो किसको अवशोषित कर लेती है, ऑक्सीजन, और कुपिकाओं के अंदर ऑक्सीजन अवशोषित करके कहाँ छोड़ती है, रक्त में। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को लेकर सभी कोशिकाओं में पहुँचता है। तो कोशिकाओं में ग्लूकोज भी है और ऑक्सीजन भी पहुँच गया, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल वह क्या बनाता है, ऊर्जा। ये ऊर्जा अपने शरीर को जीवित रहने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से पूरी श्वसन क्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसे अपन किसी भी क्रिया को रेडॉक्स, कई अभिक्रिया होती है जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको बोल सकते हैं। जैसे अपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी जो थर्मेट अभिक्रिया होती है, थर्मेट अभिक्रिया को अपन हमें रेडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं। कैसे, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बाहर क्या निकलता है, आयरन। अब देखो इसके अंदर देखो आप, आयरन के पास ऑक्सीजन थे और ऑक्सीजन बाहर निकल गए, तो आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल रहे हैं, तो इसका तो आयरन का तो क्या हो गया, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, एक ही कोशिश शरत हो सकती है। एल्यूमिनियम में देखो, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन नहीं है, अभिकारक में उत्पाद में जुड़ गए तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल दो या उपचयन अभिक्रिया बोल दो। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उपचयन। तो देखो जो थर्मेट अभिक्रिया होती है ना, वो कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती है, अर्थात जिसमें एक अभिकारक में उपचयन होता है, एक में अपचयन होता है, उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, जिससे थर्मेट अभिक्रिया का उदाहरण से समझा दिया। या जिसे अपनी किताब में दे रखा है कॉपर ऑक्साइड है, जिसकी अभिक्रिया जल से हाइड्रोजन से कराने पर कॉपर और H2 बना। इसके अंदर देखो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या बता दिया? अपचयन। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था नहीं और उत्पाद में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसको क्या बोल दिया? उपचयन। तो ये उदाहरण भी दे सकते हो, थर्मेट अभिक्रिया का उदाहरण भी आप लिख सकते हो। अगला है निम्न पर टिप्पणी लिखो। देखो एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होगा? HCl, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के विलयन जो 3:1 में होगा, उसको क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। ये जो एक्वारेजिया विलयन होता है, ये क्या सोने को भी क्या कर देता है? गला देता है, सोने को गला देता है। लेकिन इसमें से अगर एक अम्ल हो HCl HNO3 तो सोने को गला नहीं पाता है, लेकिन अगर दोनों का 3:1 का मिश्रण हुआ ना तो सोने को गला देते हैं। इसलिए इस मिश्रण का नाम क्या लिख दिया अपने? एक्वारेजिया। सूचक किसे कहते हैं? देखो सूचक क्या होते हैं? सूचक किसी विलयन में जो अम्ल व क्षार के रंग परिवर्तन, अम्ल क्षार से रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन से अपन को अम्ल क्षार के बारे में जानकारी देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सूचक। अगर किसी विलयन के अंदर जो अम्ल वह क्षार होंगे तो उनके रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन के द्वारा अपन को जो जानकारी देते हैं उनको क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। जैसे अपने पढ़ा था लाइकेन होता है, लाइकेन होगा, लाइकेन जैसे लिटमस होता है, लिटमस किसे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। लाइकेन अगर बिना अम्ल और क्षार में होगा तो कैसा रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा, ठीक है ना। लाइकेन किसे रंग होगा? बिना अम्ल और क्षार के बैंगनी रंग का होगा। अगर इसको नीले लिटमस को अम्ल में मिला दे तो कैसा हो जाता है? लाल। और लाल लिटमस को अगर क्षार में मिला दे तो कैसा हो जाएगा? नीला। और वैसे कैसे रंग का होता है? लिटमस बैंगनी। अगला क्या कौन सा होता है? जैसे अब अगला अपन बता सकते हैं, एक होता है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन होता है ना, फिनोप्थेलिन रंगीन होता है, ठीक है ना, इसका कोई रंग नहीं होता है। अगर अम्ल में मिलाएंगे तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको क्षार में मिला दिया, ठीक है ना, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी। क्षार में मिलाते ही गुलाबी कलर का हो जाता है कौन? फिनोप्थेलिन। तो ये एक तरह से अगर इसकी बूंद अम्ल में मिलाए तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अपन ये बता सकते हैं इसके विलयन कैसा है? अम्लीय। अगर इसको क्षार में मिला दिया जाता है एक बूंदी तो क्षार का उस विलयन का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी। तो इससे अपन पता चलता है इसके अंदर कैसा है, क्या चीज़ है? इसमें क्षार गुलाब है। एक तीसरा आता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है ना। मेथिल ऑरेंज किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है, बिना अम्ल व क्षार में मिलाए हुए। इसका खुद का रंग कैसा होता है? नारंगी। लेकिन जब इसको अम्ल में मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है? अम्ल का रंग, उस विलयन का रंग लाल। तो इससे अपन को पता यह चलता है कि विलयन कैसा है? अम्लीय। अगर इसको किसी सारी विलयन में मिलाए तो सारी विलयन कैसा हो जाता है? पीला। तो इससे अपन को यह पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा विलयन है? क्षार। तो ये 3 सूचक है, ठीक है ना। मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थेलिन है और ये जो अपने लिटमस है, ठीक है ना। अब है एंटी एसिड। एंटी एसिड वे अब अगर अपने शरीर में अम्लीयता की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस अम्लीयता की मात्रा को कम करने के लिए उस शरीर में किसको मिलाया जाता है? एंटी एसिड को। अगर हमें शरीर में अम्लीयता बढ़ गई तो अम्लीयता को शरीर में कम करने के लिए उसको किसको शरीर में उपयोग में लिया जाता है? क्षार को। और जो अम्लीयता के साथ अम्ल के साथ क्रिया क्षार करके क्या बना देते हैं? लवण, अर्थात अपने शरीर में क्या करते हैं? उदासीन कर देते हैं। अगर शरीर में अम्लीयता बढ़ गई तो अपने शरीर में किसका उपयोग करेंगे? क्षार को उपयोग में लेंगे। तो क्षार अम्ल से क्रिया करके उदासीन कर देता है। तो जैसे क्षार कौन से होंगे? एंटी एसिड क्षार होंगे। एंटी मतलब अम्ल के ऑपोजिट काम करने वाले क्षार होंगे। क्षार अपन जैसे खाने का सोडा होता है कौन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होता है? एक तरह से क्षार होता है। किसी इसकी संरचना से पता चलता है। देखो जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो अपन जानते हैं कि क्षार के पास क्या होता है? अम्ल के पास H, क्षार के पास क्या होता है? OH। तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके पास क्या कौन सा समूह होता है? OH समूह। तो इसलिए क्या होता है? क्षार होता है। और इसके रूप में इसको काम में लेते हैं एंटी एसिड में। इसलिए अपन ने जो प्रथम प्री बोर्ड है इसके अंदर आपको जो भी प्री बोर्ड लिया था उसके पेपर को हल कर दिया, और अपने चैप्टर फर्स्ट व सेकेंड में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे उसको भी अपन ने ऐसे ही समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।